हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड की अलग अलग डायग्राम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है और सेंट्रॉयड क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग छोटी सी चीजें समझते हैं। हम लोगों ने इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि सेंट्रॉयड जो होता है वो एक्स बार या वाई बार का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या आया था, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब है जितने नंबर्स ऑफ फेस बनेंगे, जितने डायग्राम बनेंगे वो होंगे। देन y बार क्या इक्वल टू हो जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस डॉट 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब है। अब देखिए, हुआ क्या था कि जो मोमेंट के अकॉर्डिंग, मोमेंट मेथड के अकॉर्डिंग आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, उसका फॉर्मूला क्या बन रहा था आपका, a1 प्लस a2 प्लस a3 पिछले वाले डायग्राम में इंटू एक्स बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। अब वो कंफ्यूजन रखना है, जो स्मॉल a या हमने कैपिटल A लिखा है वो क्या है, आपका एरिया है। उस डायग्राम का क्या है, वो एरिया है। क्लियर है। तो यहां से ये देखिए, ये होगा क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए मोमेंट मेथड क्या कहलाता है कि उस पूरे डायग्राम का एरिया उसके सेंट्रॉयड के मोमेंट के मान के क्या होगा, अलग अलग डायग्राम के मोमेंट के मान के बराबर होगा। तो ये कहां से आ जाता है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। यहां से यह फॉर्म में चला जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। डायग्राम है, ये देखिए, ये वाला फॉर्म बन गया। क्लियर है। अब आपको हम एक चीज बता देते हैं, जो इसे पिछले वाले क्लास में हम लोग एक डायग्राम बनाए थे, उसके लिए थोड़ी सी समझ लीजिए, बहुत लोगों को उसमें प्रॉब्लम न हो। कुछ डायग्राम इस तरीके की थी। क्लियर है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके की थी, हम लोग पढ़ते हैं उसको, समझते हैं। क्लियर। तो हमने क्या किया था, यहां से हम लोग इस साइड, नीचे साइड में एक्स एक्सिस माने थे और ऊपर क्या था, वाई एक्सिस। अब इस डायग्राम को हम लोग डिवाइड किए थे। क्लियर है। 3 भाग में डिवाइड किए थे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो a1 इसका एरिया हो जाएगा, a2 हो जाएगा और a3 हो जाएगा। ये आपका एरिया अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो x1 y1 है, जो x1 और y1 है, वो इन पर्टिकुलर डायग्राम का सेंट्रॉयड है। क्लियर। x बार क्या है, इस पूरे डायग्राम का सेंट्रॉयड। लेकिन x1 y1 क्या है, अगर हम पहला डायग्राम ले रहे हैं तो पहले के लिए ये पर्टिकुलर त्रिभुज के लिए ये आपका सेंट्रॉयड होगा एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो यहां होगा, तो ये दूरी होगी आपकी x1। इस डायग्राम का अगर सेंट्रॉयड यहां पर है तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, यहां से यहां तक की ये दूरी होगी आपकी x2। अगर इसका सेंट्रॉयड यहां पे है तो ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी, यहां तक के लिए ये हो जाएगी x3। क्लियर है। समझ लीजिए कि ये जो बार है, ये इस पूरे डायग्राम के लिए उसका सेंट्रॉयड है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, और जो x1 y1 के टर्म में लिखा गया है वो उस पर्टिकुलर डायग्राम का सेंट्रॉयड। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार उस पूरे डायग्राम का सेंट्रॉयड था और 1 जो लिखा हुआ है अलग अलग पर्टिकुलर डायग्राम का, उस स्पेसिफिक त्रिभुज या फिर रेक्टेंगल या फिर सेमी सर्किल के डायग्राम का वो क्या है, सेंट्रॉयड। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसे थोड़ा समझ लीजिए। अब देखिए y क्या होगा, अगर यहां पर ये है तो ये सब क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम ले लेते हैं ये क्या होगा, y1 होगा। क्यों, क्योंकि हम ये पहले डायग्राम ले रहे हैं। इसके लिए अगर यहां पे है तो ये क्या हो जाएगा, यहां से y2 होगा, और यहां से ले रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y3 हो गया। तो इसके लिए क्या होगा, x1, यहां देखिए हम 1 के टर्म में x1 y1 x2 y2 और हो जाएगा x3 और y3। और यही सब हम लोग फाइंड आउट करके क्या कर लेंगे, इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये पिछले क्लास का थोड़ा सा समरी आपको बताया गया है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड अलग अलग डायग्राम के लिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर त्रिभुज है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, तो उसका डेरिवेशन करना होगा। वो हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं कि अलग अलग डायग्राम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी। क्लियर है। तो अभी तक का पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंट्रॉयड क्या होता है, अलग अलग डायग्राम के लिए, अलग अलग सॉलिड बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, और प्लेन
डायग्राम के लिए उसका सेंट्रॉइड क्या होता है। तो हम लोग अलग अलग डायग्राम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम के लिए उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड प्रूफ करते हैं। क्लियर है? देखते हैं कि जो सेंट्रॉइड होगा वो त्रिभुजाकार प्लेट के लिए, ट्रेंगुलर प्लेट के लिए क्या होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाए, इस डायग्राम को पहले आप समझिए। तो इस डायग्राम में ये क्या कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, जो एक त्रिभुज है इसके हम क्या पहले एनालिसिस करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस, देखिए अब इस डायग्राम को हम ऐसा सेट करते हैं कि वो कहां पर आ जाए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाए, कि एक्स और वाई का जो डायमेंशन हम लोग ले वो किस में ले, पॉजिटिव में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी वजह से हम इसको क्या किया, अगर इसको आप देखिए इस तरीके से अगर डिवाइड किया जाए तो ये कहां पे आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। क्लियर है? ये y माइनस में होगा और यहाँ पर ये x इसमें होगा, ये माइनस में होगा, और ऊपर y जो होगा वो प्लस में होगा, और इधर जो है वो प्लस में होगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, इट मींस जो भी x और y के कॉन्सेप्ट होंगे वो किस में होंगे, प्लस में होंगे। क्लियर? तो यहाँ से एक त्रिभुज लिया गया है जिसका जो बेस है, जो बेस है आपका, जो आधार है वो क्या है, b है, और जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, h है। क्लियर है? अब देखिए हम इस त्रिभुज में एक छोटी सी पट्टी लेते हैं। क्लियर है? इस त्रिभुज में हम लोग क्या लेते हैं, छोटी सी पट्टी लेते हैं। तो पट्टी के एनालिसिस के लिए कहा जा रहा है कि ये जो पट्टी है वो y ऊंचाई पर, ये क्या है, वो y ऊंचाई पर क्या है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो आधार है, जो चौड़ाई कह सकते हैं आप, चौड़ाई या आधार जो है वो s है, और इसकी जो मोटाई है वो क्या है आपकी dy है। ये माना गया है। क्लियर है? एक इस त्रिभुज में हम छोटी सी पट्टी ले रहे हैं जिसका जो चौड़ाई है वो क्या है, वो आधार, जो इसका आधार है वो s है, और जो इसकी मोटाई है वो dy है। तो अतः ये देख सकते हैं कि पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। देखिए ये आयताकार बन रहा है, क्या होता है, a इंटू बी या b इंटू एच, क्या हो जाएगा, s इंटू dy। क्लियर है? s इंटू dy। यहां से इस पट्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं। अब देखिए क्या होगा, इस त्रिभुज के इस छोटे से पार्ट को हम ले लेते हैं और इसको जीरो से हाई लेवल तक, यानी इसका बेस क्या है और इसकी हाइट क्या है, अगर उसको हम इंटीग्रेट करा दें तो हमें उस पूरे त्रिभुज के बारे में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, पट्टी के बारे में। तो अब देखिए समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है? समरूप सिंगुलर त्रिभुज का एनालिसिस करते हैं इस डायग्राम में। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखते रहिएगा, s इसका आधार क्या हो जाएगा, s अपॉन इसकी ये छोटी वाली चौड़ाई, तो ये छोटी वाली हाइट, ये बड़ी वाली चौड़ाई, तो ये बड़ी वाली हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा h है। तो इसमें से अगर y माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा, यहां से यहां तक देखिए, और यहां से यहां तक। ठीक है? तो एनालिसिस हो जाएगा कि ये छोटी वाली चौड़ाई, तो ये छोटा वाला हाइट, ये बड़ी वाली चौड़ाई, तो ये बड़ा वाला हाइट। यहां से क्या हो जाएगा, अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरे h में से y कर देंगे क्या बचेगा, ये h माइनस y बचेगा, और नीचे का ये b लेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्लियर है? तो s की वैल्यू क्या लीजिए, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस y और b अपॉन h। तो यहां से s की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। s की वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू में पुट कर देंगे। तो जो पट्टी का क्षेत्रफल होगा, पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो गया, b इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई, ये h है आपका। क्लियर है? ये आपका हो जाएगा पट्टी का क्षेत्रफल। अब पट्टी के क्षेत्रफल को हम लोग गुरुत्व केंद्र निकालते हैं। तो गुरुत्व केंद्र के लिए क्या हो जाएगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या साथ में अगर आप लिखते चल रहे हैं तो भी अच्छी बात है। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं आगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो ये पार्ट हम क्लीन कर रहे हैं। क्लियर? ये डायग्राम आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको समझना है आपको। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ गई, जो क्षेत्रफल है पट्टी का वो कितना हो गया, क्षेत्रफल जो पट्टी की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा b इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू डी वाई। क्लियर है? s इंटू वाई था, तो हम लोग क्या कर दिए, h की वैल्यू पुट कर दिए। अतः गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए क्या करते हैं, अब गुरुत्व केंद्र का क्या होता है, उसका मोमेंट हम लोग निकाल लेंगे। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस। अब देखिए, अतः गुरुत्व केंद्र के लिए
अतः गुरुत्व केंद्र जो होगा हम y के टर्म में ले लेते हैं। y बार क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या बता, फॉर्मूला क्या था, y बार इक्वल टू a1 x1 प्लस सॉरी x1 नहीं हुआ y है तो y1 और a2 y2 अपॉन a1 a2 या a1 a2 टोटल एरिया ले ले तो क्या हो जाएगा, अब ये a1 है तो ये आपका एरिया निकलेगा और एरिया में अगर हम लोग डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो वो किस में निकल जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी वो मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से क्या हो जाएगा b इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच डी वाई। अब देखिए अब डिस्टेंस कितनी है इसकी दूरी, इस पट्टी की y दूरी है और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट कर दें हम लोग, इसको हम लोग इंटीग्रेट छोटी पट्टी इस पूरे त्रिभुज में लेना है तो 0 से लेके h तक हमने क्या किया, 0 से लेके h तक और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए नीचे क्या है, एरिया से डिवाइड है, एरिया से डिवाइड है इस पूरे त्रिभुज के लिए तो एक ही त्रिभुज है, बड़ा सा त्रिभुज के लिए निकाल दे, जो छोटे वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इससे अच्छा हम बड़े के लिए निकाल लें, क्या हो जाएगा 1/2b इंटू एच। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां से y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन, अब 2 हो गया, यहां से देखते हैं कि 2 अपॉन h यहां पर है, h कहां आ जाएगा नीचे और एक h पहले से है, क्या हो जाएगा h स्क्वायर। क्लियर, इतना कॉमन बाहर निकल गया और देखिए b से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, अब देखिए जो भी इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y के टर्म में होगा तो y वाले टर्म के लिए हम लोग करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू h माइनस y इंटू dy, यही तो बचेगा। देखिए और कुछ बच रहा है, हाँ बिल्कुल बच रहा है, क्या बच रहा है, ये y है, हम ले लेते हैं y। क्लियर है, अब इस फॉर्म को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2 अपॉन h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू h क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए y इंटू एच माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। वो इस y का हमने इस फॉर्म में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले h कॉमन ले लीजिए तो क्या होता है, यहां से h कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा h इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, यही तो वैल्यू होगी और ये क्या हो जाएगा 0 टू h। देखिए होता क्या है, इंटीग्रेशन अगर x की पावर n है और dx है तो इसकी वैल्यू क्या होती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 हो गया, नीचे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 था तो ऊपर 1 ऐड करेंगे और नीचे 1 ऐड करेंगे। क्लियर है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो y बार की वैल्यू आएगी वो आएगी h/3, यही आपको समझना था, जो y बार की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी h/3। अतः क्या होगा आपका, अतः त्रिभुज प्लेट का गुरुत्व केंद्र आधार से h/3 दूरी पर स्थित होगा। क्लियर है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः जो है वो क्या होगा, अतः यहां पे लिख लेते हैं, यहां दिख रहा है सबको, अतः त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र आधार से h/3 दूरी पर स्थित होगा। क्लियर है, ये पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया सबको, एक एक पॉइंट आपको समझना है, कुछ छोड़ना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान दे दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, अब देखिए अगर h/3 हो रहा है तो उसी एनालिसिस को अगर हम त्रिभुज को पलटेंगे तो अभी हम डायग्राम बनाए थे, तो अगर इस तरीके का त्रिभुज है, कोई इस प्रकार का त्रिभुज है तो अगर हम ऊपर जिस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं ऐसे, इसको हम ऐसे ले लें तो इधर से भी h/3 आ जाता और ये b है तो क्या आ जाएगा b/3। अगर ये पूरा b है तो यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए बताया h/3 और b/3। क्लियर है, तो अतः क्या होगा कि इसके लिए आधार से जो है वो h/3 पर इस त्रिभुज का क्या होगा, गुरुत्व केंद्र स्थित होगा। क्लियर है इतना पॉइंट।
तो यहां से हम लोग इस प्रकार से त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए एक और डायग्राम के लिए समझते हैं इससे। अब देखिए होता क्या है कि ये डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर इस पे क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी किस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, और अलग अलग डायग्राम के लिए, अलग अलग डायग्राम के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, देन सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सेंट्रॉइड के लिए भी अलग अलग डायग्राम के लिए, अलग अलग प्लेन डायग्राम के लिए उसका सेंट्रॉइड क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद वाले लेक्चर में, ये फर्स्ट लेक्चर में हो गया, सेकंड लेक्चर में क्या हो गया हम लोग का, सेकंड लेक्चर में हम लोग मोमेंट मेथड की सहायता से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या और सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हो गया। इस और आज के लेक्चर में आप देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे डायग्राम हो जाता है। तो एक और हम लोग डायग्राम का सॉलिड बॉडीज का देखते हैं कि सेंट्रॉइड कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो जितना ज्यादा आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा। तो एक और डायग्राम का हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, समझते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड। अब देखिए सॉलिड है तो यहाँ पर एरिया नहीं, यहाँ पर किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी, इसमें आयतन की बात होगी। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम लोग मानते हैं कि एक जो आपका वो सॉलिड सिलेंडर है, जो बेलन की जो नीचे की त्रिज्या वो कितनी है, आर है, और जो आपका एक्स एक्सिस है, जो आपका एक्स एक्सिस है वो बेलन की त्रिज्या से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है, और वाई एक्सिस क्या है, वो टॉप है। अब देखिए यहां से हम लोग फिर वही एनालिसिस करते हैं, छोटी सी पट्टी हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। ये छोटी सी जो पट्टी है वो ए बी मान लेते हैं। तो ए बी क्या है, आपकी पट्टी है। तो पट्टी अब सॉलिड है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो ये सॉलिड के लिए अब सर्कुलर नुमा हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू निकालना होता है, क्यों, क्योंकि सॉलिड है तो उसकी मोटाई से क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये उसका क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। इस सॉलिड इस पट्टी का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। अब यहां पर ये सोचना है कि यदि फिर से थोड़ा सा सोचना है कि यदि यहां से पट्टी का आयतन आ गया, यदि हम कॉन्सेप्ट लगा लें y बार इक्वल टू क्या था, a1 y1 प्लस a2 y2 डॉट डॉट अपॉन a1 प्लस a2। इट मींस इस पट्टी का मोमेंट निकाल लें और उसके एरिया से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहां से हमें इस सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट हो जाएगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या कर लेते हैं, चूंकि पट्टी का केंद्र C पर है, इसलिए बेलन का गुरुत्व केंद्र फाइंड आउट करते हैं। तो बेलन का गुरुत्व केंद्र जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, समझते हैं। वाई वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वाई एक्सिस के लिए। तो वाई के लिए हो जाएगा आपका वाई बार आर इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू एच, ये हाइट 0 टू एच है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ये वैल्यूम हो गया। अब मोमेंट निकालिए, दूरी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू किसका हो जाएगा, वाई का, कहा 0 टू एच। अब देखिए इस पट्टी के एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया से हम क्या कर देंगे, एरिया निकालेंगे या वैल्यू निकालेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिर्फ ए क्या निकालना है आपको, वैल्यूम निकालना है, मोमेंट तो निकालना नहीं, मोमेंट निकालना तो वाई का मल्टीप्लिकेशन करना था, और वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, इसका 0 टू एच। ये भी तो 0 टू एच होगा, तो इसको सॉल्व करिए। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू एच वाई डी वाई, और नीचे क्या बच जाएगा, 0 टू एच सिर्फ डी वाई। क्लियर है। तो यहां से देखिए क्या हो रहा है, 0 टू एच के लिए। अब यहां से बताया गया, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू एच अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, वाई 0 टू एच, इसको सॉल्व करने में जाएगा h बाई 2। क्लियर है। वाई बार का मान क्या आ गया, h बाई
2, अतः बेलन का गुरुत्व केंद्र h/2 ऊंचाई पर क्या होगा, स्थित होगा। क्लियर है। अतः यहां पर लिख देते हैं, अतः बेलन का गुरुत्व केंद्र h/2 ऊंचाई पर होगा। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, x बार और y बार फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, अलग अलग न्यूमेरिकल देखेंगे और उसका किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर है। थैंक यू।